कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी और महाराष्ट्र अमूर के इंचार्ज सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाराष्ट्र में मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की तजवीज को अहमियत देने से इनकार कर दिया है। खड़गे ने इसे मामूल की कार्रवाई बताया। गुलबर्गा में मीडिया से बात करते हुए खड़गे ने कहा कि कर्नाटक में भी मुसलमानों को तालीम और मुलाजमत में 4% रिजर्वेशन हासिल है। नहीं, ये तो हमारे पास तो दिए हैं, आंध्रा में दिए हैं, तेलंगाना में दिए हैं। ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। जो दूसरे जगह किए हैं वैसा उन्हें भी करना चाहिए। एजुकेशन और रिक्रूटमेंट में देना चाहिए। मुंबई में शाहीन बाग की तर्ज पर एहतजाज जारी है। मुंबई के मोरलैंड रोड पर खवातीन की क़यादत में गुज़िश्ता 1 से ज़्यादा अरसे से एहतजाज दिन रात जारी है। एहतजाज में समाजवादी पार्टी के कारकुनान ने भी शिरकत की। इस मौके पर अपना टाइम आएगा, एनआरसी जाएगा के नारे भी गूंजे। एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ सिर्फ मुसलमान ही मैदान में नहीं है, बल्कि दीगर मज़ाहिब के अफराद भी इसकी मुखालफत कर रहे हैं। दलित, आदिवासी और भड़की समाज भी एनआरसी से मुतासर होगा। मुंबई के आज़ाद मैदान में पसमानदा तबकात के अफराद ने एहतजाज करते हुए एनआरसी और एनपीआर और ईवीएम की भी मुखालफत की। उन्होंने एनआरसी को मुल्क के शहरियों के खिलाफ बताया। हमारे नुमाइंदे मोहिउद्दीन ने एहतजाज का जायजा लिया। एनपीआर, सीए और एनआरसी के खिलाफ न सिर्फ मुसलमान बल्कि नॉमेडिक ट्राइब, खाना बदोश, भटके जमाती और पसमानदा तबकात भी सड़कों पर आ चुके हैं। आज आज़ाद मैदान में जो है वो पसमानदा तबकात ने एहतजाज दर्ज किया और उनका ये कहना है कि जो कानून है, ये कानून जो है वो न सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ है बल्कि दलित समाज, पसमानदा समाज, नॉमेडिक ट्राइब्स, खाना बदोश और ऐसे तमाम के तमाम जाति जमाती के ख़िलाफ़ है और ये कानून वापस होना चाहिए। इसी के साथ साथ इन्होंने ईवीएम का भी विरोध किया है, मुखालफत की है। चलिए इन्हीं लोगों से बात करते हैं कि मतलब इनकी मंशा क्या है। आप लोग यहाँ पे जो जमा हुए हैं, किस मुद्दे के तहत जमा हुए हैं और आपको क्या कहना है? ये जो एनआरसी, सीए और एनपीआर का जो मुद्दा उछल रहा है देश में, ये आपने जैसा कहा वो बराबर है कि ये कोई मुसलमानों के विरोध का सिर्फ मुद्दा नहीं है। ये तो पूरे देश के सभी समाजों का, सभी जातियों का मुद्दा है। और ख़ास करके आज हम लोग यहाँ जो उपेक्षित समूह लेके आए, जिनमें आदिवासी है, भटका समाज है, घुमंतु समाज है, घरेलू कामगार महिलाएं हैं, ऐसे नाका कामगार है, इन सभी लोगों का सवाल है। क्योंकि ये जो लोग हैं, ये जो समूह है, इनको इस सरकार ने तो क्या, इनके पिछली सरकारों ने भी कोई डॉक्यूमेंट्स दिए नहीं इनको, और जिनके पास कोई कागज़ नहीं अपने अस्तित्व साबित करने वाले, उन्हीं से मांग रहे हैं अस्तित्व का पुरावा, कागज़ मांग रहे हैं। तो ये सरासर अन्याय है, गलत है। इस तरह से देश के कम से कम 40% जो ऐसे पिछड़े समूह है, वो इससे देश से बाहर निकलने वाली बात है। ये महाराष्ट्र के पावरलूम शहर भिवंडी को सिर्फ पावरलूम से ही नहीं बल्कि अदब का गहवारा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ एक तरफ जहाँ उर्दू के बड़े बड़े मराकज़ और इदारे हैं, तो वहीं दूसरी जानिब आलमी शोहरत याफ्ता अदबी शख्सियात भी कायम पजीर है जो भिवंडी की पहचान माने जाते हैं। उनमें से एक नाम मारूफ इंशाया निगार, अदीब, शायर और मुसन्निफ रफ़ी अंसारी का है, जिनके एजाज़ में रईस स्कूल में ई लाइब्रेरी की जानिब से एक शानदार तकरीब का इनकाद बनामे जश्न अदब किया गया, जिसमें भिवंडी, मुमरा, मुंबई, नागपुर और मज़ाफ़ात से कई अदबी शख्सियात ने शिरकत की। महाराष्ट्र के मुसलमान मजमूई तौर पर एनपीआर का बायकॉट करेंगे। इसके लिए मोहल्ला जाती कमेटियां तश्कील दी जाएंगी और सरकारी एहलकारों को मुस्लिम बस्तियों से वापस भेजा जाएगा। इस बात की जानकारी कुल जमाती वफाक के सदर मौलाना अब्दुल हमीद अज़हरी ने दी है। वो औरंगाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। कॉन्फ्रेंस से कबल कुल जमाती वफाक की एक मीटिंग में ये फैसला किया गया। पेश है एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र के मुसलमान हर हाल में एनपीआर का बाइकआउट करेंगे। एनपीआर के सिलसिले में न दस्तावेज तैयार किए जाएंगे और न ही दिखाए जाएंगे। इस तरह का फैसला कुल जमाती वफाक की मीटिंग में लिया गया।
सरकार लाख बोले कि किसी की शहरियत छीनी नहीं जाएगी, हर एक के साथ इंसाफ होगा, लेकिन इनके नापाक अज़ाइम बहुत वाज़े हैं। ये लाखों नहीं करोड़ों भारतीयों की, भारत के असली नागरिकों की, मूल निवासियों की ये नागरिकता छीनने की इनकी साजिश है। एनपीआर के बाइकआउट के लिए मोहल्ला जाति कमेटियां तश्कील देने का फैसला किया गया। ये कमेटियां सरकारी एहलकारों को बस्ती वालों के मौक़िफ़ से आगाह करेंगी और इन्हें वापस किया जाएगा। इसके अलावा हर घर पर गो बैक एनपीआर के स्टिकर चस्पा किए जाएंगे। ये कोई कंपलसरी और बिल्कुल से फ़र्ज़ आइन की तरह नहीं है कि हर शख्स को एनपीआर के लिए जो ऑफिसर से आए उन्हें जवाब दिया जाए। तय ये हुआ कि महल्लावारी कमेटियां बनाई जाएंगी और वो कमेटियां बाइज़्ज़त तरीके से इंतहाई अच्छे अंदाज में आने वाले ऑफिसर से बात करेंगे। अभी उद्धव ठाकरे साहब ने जो बात कही है कि एनपीआर में से हम लागू करेंगे, तो उन्होंने पहले ही बात कही थी कि हम इसके तहत किसी को जाने नहीं देंगे, डिटेंशन कैंप हमारे पास भी होगी। लेकिन एनपीआर के मामले में उनका भी क्लियर नहीं है, इसलिए उन्होंने 3 सीनियर मिनिस्टर्स की कमेटी बनाई है। हम लोग अप्रोच होंगे उन तक भी, उनको भी समझाने की कोशिश करेंगे। अब वो कमेटी जो तय करेगी गवर्नमेंट का धोरण वो होगा। हमारा तो कहना ये है कि उससे ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है ये, और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर पीछे नहीं हटना चाहती तो जो लोग इसके खिलाफ में खड़े हैं वो भी पीछे हटेंगे नहीं। कुल जमाती वफाक का कहना है कि एनपीआर के बाइकआउट के मामले में तमाम दलित, मुस्लिम और पसमानदा तबकात मुत्तहिद हो चुके हैं और ये तहरीक पूरे मुल्क में जारी है। मरहलेवार तरीके से इसमें शिद्दत लाई जाएगी ताकि हुकूमत अपने इक़दामात से बाज आ जाए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। शहर तरमीमी कानून के खिलाफ पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा है। नांदेड़ में मुख्तलिफ मिली, समाजी और सियासी पार्टियां बेदारी मुहिम चला रही हैं, लेकिन इस बेदारी मुहिम में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नजर नहीं आ रहा है। इसकी वजह क्या है? हमारे नुमाइंदे ज़मीर अहमद खान ने बोर्ड के सेक्रेटरी मौलाना उमरैन महफूज रहमानी से खास गुफ्तगू की। पूरे मूवमेंट में ऑफिशियली कहीं नजर नहीं आ रहा है। सबसे पहली और बुनियादी बात मुझे जो अर्ज़ करनी है वो ये कि एनआरसी, CAA और अब एनपीआर, इन तीनों के सिलसिले में जो एहतजाज मुल्क भर में हो रहे हैं वो एक जमहूरी मुल्क में होने वाले एहतजाज हैं जिसका हमें पूरा हक़ हासिल है। जहाँ तक बात ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की है तो ये इदारा 1972 में मुस्लिम पर्सनल लॉ की हिफाजत के लिए कायम किया गया था और उसका दायरे कार मुस्लिम पर्सनल लॉ तक महदूद है। जब किसी शरई मसले में कोई मुदाखलत की जाती है या इस्लाम के किसी कानून पर कोई हमला होता है तो उसके दिफा के लिए ये प्लेटफार्म बनाया गया था। दौरे हाजिर और सहाफ़त, इस उन्वान के तहत अमरावती के मुक्तागिरी में सहाफ़ियों के लिए एक रोज़ा वर्कशॉप का इनकाद किया गया। मराठी पत्रकार परिषद के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िदा इस वर्कशॉप में रियासती वज़ीर बच्चू कडू ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इस मौके पर रियासत भर में नुमायाँ और बेबाक सहाफ़ी खिदमात के एतराफ़ में सहाफ़ियों को एज़ाज़ से नवाजा गया। वर्कशॉप में माहिरीन ने दौरे हाजिर और सहाफ़त इस उन्वान के तहत सहाफ़ियों की रहनुमाई की। महाराष्ट्र राज्य शिक्षण मंत्री बच्चू कडू, इनके हाथों से नवरत्न दर्पण पुरस्कार 2020 के एजाज़ से नवाजा गया। आज मैं राज्य मराठी पत्रकार परिषद का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने ऐसे 9 अलग अलग शोबों के लिए 9 शख्सियात को नुमाया कारकर्दगी के लिए ये एजाज़ दिया। मुझे पत्रकारिता शोबे के लिए चुना गया। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर। मध्य प्रदेश में कमल सरकार खतरे में। भोपाल में नया कमल खिलाने की दौड़ भाग। सीएम येदियुरप्पा कल रियासती बजट पेश करने वाले हैं। ऐसे में बजट के ताल्लुक से जहां समाज के दीगर तबकात पर उम्मीदें हैं,
वहीं अक़लियती तबका भी येदियुरप्पा के बजट के ताल्लुक से पुरउम्मीद नजर आ रहा है। बीजेपी के दीगर लीडरों के मुकाबले सीएम येदियुरप्पा को कुछ हद तक अक़लियत नवाज समझा जाता है। 2008 में पहली बार सीएम बनने के बाद येदियुरप्पा ने वजारत अक़लियती बहबूद के बजट में दोगुना इजाफा किया था। सीएम रहने तक हर बरस इसमें इजाफा ही किया। ऐसे में तवक्को की जा रही है कि येदियुरप्पा एक बार फिर अक़लियत दोस्ती का मुजाहिरा करेंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास, उसको हम दिमाग में रखते हुए वो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को जितना सेंट्रल फंड रिलीज़ करना है वो इन टाइम करना चाहिए। कर्नाटक के महकमे अक़लियती बहबूद के तहत कई एक मकबूल आम स्कीम राइज हैं, जिसमें शादी भाग्य, स्टूडेंट स्कॉलरशिप व स्टाइपेंड, आइमा मौज़नीन के लिए मुशायरा, सब्सिडी पर कर्ज़जात, वक्फ इमलाक का डेवलपमेंट काबिल ज़िक्र है। ताहम गुज़िश्ता 2 बरसों से महकमा अक़लियती बहबूद की कई स्कीमात के कागजात धूल चाटते नजर आ रहे हैं। बात हो रही है, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की जब बात आती है, जब उसको अमले जामा पहनाने की जब बात आती है, तो उसमें कहीं पर भी कोई कामयाबी हासिल नहीं हो रही है, जिसकी वजह से बजट सिर्फ बराए नाम बजट रहकर रह जा रहा है। दूसरी जानिब माहिरीन तालीम का कहना है कि हुकूमत अक़लियतों की फलाह व बहबूद में संजीदा है, तो इसे एजुकेशन सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा मराआत देने चाहिए। बच्चों को हमारी जो स्कूल कायम करने में जिस तरह के उसूल बनाए गए हैं, जिस तरह के नॉर्म्स हैं माइनॉरिटीज़ के लिए, सभी के लिए, कि उसमें बहुत सख्ती है, वो सख्ती उन नॉर्म्स में कुछ ऐसी नरमी पैदा की जाए कि हमारे यहाँ तालीमी इदारे और मज़ीद कायम हो। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि कर्नाटक की तारीख में ये पहली बार है कि मरकज़ और रियासत दोनों मकामात पर बीजेपी बरसर इक़्तिदार है। ऐसे में तवक्को की जा रही है कि येदियुरप्पा समाज के हर तबके को खुश करने वाला बजट पेश करेंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट। बेंगलुरु में शाहीन बाग के तर्ज पर जारी बिलाल बाग के एहतजाज ने अब 25 दिन मुकम्मल कर लिए हैं। CAA, NRC, NPR के खिलाफ बेंगलुरु की ख़वातीन का यह एहतजाज तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। एक जानिब असेंबली का इजलास जारी है तो दूसरी तरफ ख़वातीन दिन और रात एहतजाज कर रही हैं। बिलाल बाग के एहतजाज में शामिल ख़वातीन से हमारे नुमाइंदे ने खास बातचीत की। बाग में ख़वातीन अपनी हिम्मत, अपनी ताकत का मुजाहिरा कर रही हैं। बेंगलुरु के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से यहाँ पर ख़वातीन इकट्ठा हुई हैं और 25 दिनों से यह एहतजाज का सिलसिला जारी है। 25 दिनों का एहतजाज कोई मामूली बात नहीं है। बताइए मैडम, इब्तिदा में आपने देखा, शुरुआत में आपने जब ये एहतजाज को देखा तो ऐसा महसूस हो रहा था कि एहतजाज 2 या 3 या 8 दिन में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसने 25 दिन मुकम्मल कर लिए। अल्हम्दुलिल्लाह 25 दिन हो गए यहाँ के प्रोटेस्ट के। शुरू में हम लोग थोड़ा तकलीफ़ होती थी हम लोगों को कि मतलब कोई हमें रोक ना दे ये, लेकिन हमारी कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों को ये आज़ादी है कि हम यहाँ पे प्रोटेस्ट करें। हर रोज़ आ रहे हैं हम लोग, अच्छे अच्छे स्पीकर्स आ रहे हैं यहाँ पे हम लोग। ये है 25 दिन से हमारी स्टार्टिंग कब हुआ, जब घर का भी करना है, हम भी करना, हमारा होगा गया, हमारी ज़िंदगी हमारे बच्चा के वास्ते। देखो हमें घर में रहना चाहते थे, फिर इसके हमें सबके वास्ते इधर आना पड़ रहा है, इधर आना पड़ा है। हम ना बहुत टेंशन है। हम देख रहे हैं कि असेंबली का सेशन भी जारी है। क्या आपकी आवाज़ असेंबली तक पहुंच रही है? सिर्फ असेंबली तक नहीं, पार्लियामेंट हाउस तक जाना है, और जब तक ये काला कानून हुकूमत वापस नहीं लेगी तब तक हम लोग इसके साथ रहेंगे और एहतजाज करते ही रहेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं बेंगलुरु की ख़वातीन किस जोश और जज्बे के साथ अपने एहतजाज का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। दिल्ली के शाहीन बाग के तर्ज पर बेंगलुरु के बिलाल बाग में गुज़िश्ता 25 दिनों से एहतजाज का सिलसिला जारी है और ये सिलसिला और मज़ीद दराज होता हुआ, मज़ीद तवील होता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसा लग रहा है कि ख़वातीन एक बड़ी तहरीक के लिए, एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार बैठी हुई हैं। कैमरामैन संदीप के साथ रऊफ़ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, बेंगलुरु। कर्नाटक में इंजीनियरिंग कॉलेज के तलबा के लिए लैपटॉप फराहम करने का मुतालबा करते हुए स्टूडेंट यूनियनों ने आज एहतजाज किया। बेंगलुरु में SFI और AIDSO तंजीमों ने ये एहतजाज किया। इस मौके पर रियासती हुकूमत से मांग की गई कि वो सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढ़ने वाले तलबा को मुफ्त लैपटॉप फराहम करे। एहतजाजियों ने कहा कि हुकूमत BA, BSc और कॉमर्स के तलबा के लिए मुफ्त लैपटॉप दे रही है।
इंजीनियरिंग के तलबा के लिए भी मुफ्त लैपटॉप की ज़रूरत है, लिहाजा हुकूमत फौरी तौर पर तलबा की इस ज़रूरत को पूरा करे। वाज़ेह है कि कर्नाटक के वज़ीर-ए-आला येदियुरप्पा कल रियासत का सालाना बजट पेश करने वाले हैं। We are organizing a statewide protest today throughout the Karnataka from AIDSO demanding free laptop for government engineering students. There is 12 engineering government colleges throughout the state and for 5,000 students. And we are demanding this because those who come for engineering government colleges are majorly poor and lower middle class students. So they will be in the need of it. उन्होंने बहुत स्पेसिफिकली कहा गया है कि डिग्री मतलब बीएससी, बीए और कॉमर्स, उसमें इंजीनियरिंग का कोई भी नाम भी नहीं लिया गया है। तो इसलिए हम मांग रहे हैं कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को भी दी जाए। हमें तो पता है सर कितना इलेक्शंस के टाइम में कितना मनी ऐसे वैसे गैम्बलिंग में कर देते हैं, कितने लोगों को खरीदने के लिए करोड़ टुगेदर जो खर्च कर सकते हैं। अभी हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो आगे जाके सोसाइटी को बिल्ड करेंगे, ये तो यूथ है, ये तो होप है सोसाइटी का, इन लोगों के लिए एक लैपटॉप देना बहुत बड़ा बात नहीं। रायचूर में डॉक्टरों का कहना है कि रायचूर जिले के दर्जे हरारत के पेश नज़र यहां पर कोरोना वायरस का आना नामुमकिन है। रायचूर शहर के मारूफ चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट डॉक्टर संजीव शेट्टी ने कहा है कि वालिदैन को कोरोना वायरस के तहत अपने बच्चों को लेकर मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वाज़ेह है कि रायचूर जिले में कोरोना वायरस की अफवाहों को लेकर सरपरस्तों में अपने बच्चों के ताल्लुक से काफ़ी तशवीश पाई जा रही है। फॉर्चुनेटली क्या है, वो वायरस जो टेम्परेचर 26 डिग्रीज के एक्सीड हो गए तो मतलब वो उतना उसका वायरस असर नहीं रहता, इन्फेक्ट करने का असर नहीं रहता, फैलाव भी स्प्रेड भी होने का कम है और उसका फैलाव भी जो है मतलब थोड़ा बहुत हद तक कम रहता। वो धूप जैसे जैसे बढ़ जाता मतलब जो ये इन्फेक्शन का मात्रा जो है कम होने का चांसेस। बेंगलुरु के यशवंतपुर इलाके में वाक़ मस्जिद इमाम रज़ा में नन्हे नमाजियों की हौसला अफजाई का दिलनशीन मंजर देखने को मिला। उलमाए किराम उलमाए दीन से इनामात हासिल करने वाले ये वो बच्चे हैं जिन्होंने मुसलसल 50 दिनों तक फजर की नमाज बाजमात अदा की। नमाज के साथ 40 दिन पर मुश्तमिल दीनियात का कोर्स भी मुकम्मल किया। नौनिहालों के इस ईमानी जज्बे को देखते हुए अल रिसालत ट्रस्ट ने उन्हें इनामात से नवाजा है। बेंगलुरु के यशवंतपुर इलाके में वाक़ मस्जिद इमाम रज़ा में नन्हे नमाजियों की हौसला अफजाई का दिलनशीन मंजर देखने को मिला। इनामात हासिल करने वाले ये वो बच्चे हैं जिन्होंने मुसलसल 50 दिनों तक फजर की नमाज बाजमात अदा की। नमाज के साथ 40 दिन पर मुश्तमिल दीनियात का कोर्स भी मुकम्मल किया। नौनिहालों के इस ईमानी जज्बे को देखते हुए अल रिसालत ट्रस्ट ने इन्हें इनामात से नवाजा। मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ। मैं 50 दिन तक नमाज पढ़ा हूँ। मुझे आज इनाम मिला, इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। रोज़ाना आइंदा इसी शौक़ के साथ रोज़ाना नमाज में आऊँगा। रसूल खुदा ने फरमाया कि नमाज जन्नत की चाबी और नमाज दिन का सुकून है। रोज़ाना आते थे 5 बजे। जब हम उठते हैं ना, माइंड को भी फ्रेश मिलता और पढ़ने भी इजी होता। एग्ज़ाम के वक्त अच्छा प्रोग्राम करें। मैं इधर ही से हॉस्टल में पढ़ रहा हूँ और 9th स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इनाम मिला है। सिर्फ कुरान की तिलावत नहीं, फिर उसके माने उसके और गुनाह ने कबीरा सगीरा क्या क्या हो नहीं, और मैं इंशाल्लाह कंटिन्यू करूँगा जब तक आखिरी वक्त तक, मैं आखिरी सांस तक नमाज पढ़ता रहूँगा। इस पुरनूर तकरीब में मुकर्रिरीन ने कहा कि बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों की तर्ज जिंदगी तेजी के साथ बदल रही है। देर से सोना, देर से उठना नौजवान नस्ल की आदत बनती जा रही है। मुसलमानों का एक बड़ा तबका नमाज फजर से महरूम हो रहा है, लिहाजा नमाजों की जानिब नौजवानों को रागिब करने की अशद जरूरत है। नमाज दिन का सुतून है और मोमिन की मेराज है, और नमाज के ज़रिए हम अल्लाह से गुफ्तगू करते हैं और अपना हाल सुनाते हैं और उससे मदद मांगते हैं। बहरहाल आज आलम इस्लाम के हालात सबकी निगाहों में हैं, परेशान हैं, सुकून की तलाश में हैं, तो हमने सोचा कि बेहतरीन सुकून नमाज के ज़रिए से होता है। जो इंसान खुदा को याद करता है, खुदा भी उस बंदे को याद करता है, लिहाजा हमने ये प्रोग्राम का आगाज़ किया। Lifestyle has become such, we sleep very late. Dinner is around 9 o'clock, we sleep around 10, 11 o'clock, so difficult to get up in the morning.
But then problem is that we have to have enough willpower and enough motivation to we see that we change our lifestyle. मैं इन लोगों की दुआ करता हूं कि आने वाले दिनों के अंदर इसी तरीके से हर ऑर्गेनाइजेशन जितने भी मुसलमान के इदारे हैं वो हर जगह मसाजिद के अंदर इसी तरीके से प्रोग्राम शुरू करें और उनकी हिम्मत अफजाई के लिए उनके कुछ तोहफ़ात देकर उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। बेंगलुरु में इन दिनों कई मसाजिद में नमाज फजर के लिए बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। नमाज फजर के साथ दीनियात की तालीम भी बच्चों को फराहम की जा रही है। मस्जिद इमाम रजा में 38 बच्चों ने खुशू खुजू के साथ तरबियती प्रोग्राम मुकम्मल किया और जिंदगी भर नमाज के पाबंदी का अहद भी किया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लूर की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।